चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इंडियन प्रेम्बल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये यहाँ से प्रश्न हमेशा एक रहता है, ये है ना। चाहे आपको देना हो जेएसएससी देना हो या एसएससी सेंट्रल लेवल का हो या फिर बीएसएससी हो, बीएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या यूपीएससी हो, यहाँ से प्रश्न हमेशा रहता है। साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी का जो इस सेगमेंट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए और देखने को मिलता है कि प्रस्तावना से अब देखिएगा कि इसको मेंस में भी, जैसे कि जेपीएससी मेंस में भी, जेपीएससी मेंस में, है ना, किसमें, जेपीएससी मेंस में, जब मेंस का एग्जाम आप लिखेंगे तो वहां पर भी आपको यहाँ से टॉपिक में, जेपीएससी मेंस के टॉपिक में भी ये आपको मिलेगा। अब बहुत आसान है, केवल आप अगर याद कर लें। जी, बिंदुराज, विनोद कुमार, रोहित, कृपा शंकर, राजेंद्र सोरेन जी, सभी को जोहार, सभी को प्रणाम। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न आते हैं, वहां से कुछ प्रश्नों को हम ले सकें और आपके एग्जाम में, यानी कि आपके जो आप जो एसएससी का या रेलवे का कर रहे होंगे या अभी रिसेंटली आप 13 दिसंबर को आप देने वाले हैं, कौन सा एग्जाम, 13 दिसंबर को देने वाले हैं, कौन सा, बीपीएससी देने वाले हैं। 13 दिसंबर को है एग्जाम, है बीपीएससी का है। तो वहां पर भी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं और वही लूंगा मैं बताने के बाद। बीपीएससी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं संविधान की प्रस्तावना से, वैसे प्रश्नों को मैं लूंगा आज ही इसी सेशन में, अभी अभी लूंगा, ठीक है। प्रश्न तो आएगा ही। तो चलते हैं, पहले संविधान की प्रस्तावना को पहले याद कर लेना है। अब देखिए, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे। अब बोलेंगे सर कि याद करना जरूरी है, बोले हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर मैं बोल दूं कि मत याद कर लेना, नहीं भी याद करोगे चलेगा, गलत हो जाएगा फिर वो। कैसे, देखिए हम अभी आपको समझाते हैं। जो इंग्लिश वाले बंदे होंगे, जो बच्चे हैं, वो देख लेंगे इंग्लिश वाला, और जो हिंदी वाला होगा ये हिंदी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हिंदी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए ये उद्देशिका, यही प्रस्तावना है आपका। जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है? जी, मेरा साउंड क्लियर है? जी, बिंदु, विनोद, रोहित, कृपा, राजेंद्र जी, क्या मेरा अगर क्लियर साउंड जा रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार मैसेज कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। साउंड अगर क्लियर होगा तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखिए, एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें। देखिए, अब प्रस्तावना या उद्देशिका इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, कहता है कि इस जगह पर अगर हम लोग देख पाए तो क्या मिलेगा हमको, कि पूरा का पूरा यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। तो पूरा एक बार पढ़ देते हैं हम लोग। लिखता लिखता है कि उद्देशिका प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, अब ये जो भारत के लोग हैं, यहाँ से यह जो प्रश्न को आप देख रहे, यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, है ना, इस जगह पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग गौर करें तो हम भारत के लोग, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि जो संविधान का जो स्रोत है, जो शक्ति का मुख्य जो स्रोत है, वो कौन सा है, भारत के लोग हैं। जी, साउंड क्लियर है, एक बार बता दें हमें फिर से। जो शक्ति का मुख्य जो चलिए स्रोत है, साउंड साउंड वो कौन सा है, चलिए साउंड क्लियर, ठीक है।
चलिए, तो भारत भारत के लोग होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, देखिए अभी हम आपको अंडरलाइन करने वाले हैं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य पढ़ेंगे इसको, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, क्या जितने भी नागरिक हैं सभी को क्या दिया न्याय मिलेगा भाई, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए मैं इसे अंडरलाइन कर मैं इसे घेर रहा हूँ, घेरे में ले रहा हूँ, ये है न्याय। तो हमारे भारत के संविधान में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर ये प्रश्न पूछेगा कि भाई जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में आप बता दीजिए कि जो शक्ति के स्रोत हैं, है ना? प्रस्तावना अगर हम देख लेते हैं, तो हम प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है। पहला बात यहाँ से आया कि न्याय, तो कितना प्रकार का न्याय है भाई? 3 प्रकार का है। ठीक है, न्याय 3 प्रकार का है। कौन-कौन है? तो आप देख रहे होंगे कि सामाजिक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ आपको समझना है, सामाजिक हो गया, दूसरा हो जाता है आपका आर्थिक, ठीक? अब देखिए कैसे प्रश्न पूछता है यहाँ से, और तीसरा है राजनीतिक, कि अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय क्या बात कहा गया है, उसका सही क्रम क्या है? ठीक है, तो क्या कहेगा कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहले सामाजिक मिलेगा, तब आर्थिक होगा और तब राजनीतिक है। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो ये हम क्रम में याद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि याद रखना ज़रूरी है। आप किसी एग्ज़ाम में जब जाएँगे स्टेट पीसीएस में भी, तो आपको ये प्रश्न देखने को वहाँ मिलेगा। अब आते हैं आगे, कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए क्या बोल रहे हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता। गौर कीजिएगा, स्वतंत्रता। अब यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए केवल आपको एक समझना है, मैं देखिए होता क्या है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कि अरे क्वेश्चन हमको पकड़ाता ही नहीं है भाई। तो कहाँ से पकड़ाएगा? जब क्लियर वे में पढ़ेंगे और एक तरीके से पढ़ना होगा आपको। अब आ जाइए, कहता है कि स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? आप ध्यान दीजिए, काउंट कीजिए। विचार है 1, आप लोग भी आंसर करेंगे, सभी लोग जितने जुड़े हैं, सभी लोग आंसर कर सकते हैं कि स्वतंत्रता हम पूछे। तो भाई कितने प्रकार का? तो एक विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना। 5 हुआ, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या? स्वतंत्रता हुआ। तो भाई 5 प्रकार का स्वतंत्रता का बात क्या है बताइए? क्या जितने बच्चे आज तक पढ़ रहे थे, तो उनको पढ़ तो रहे थे, लेकिन क्या कभी इतना सोचा था आपने? इसीलिए ध्यान देना, और यहाँ से पीसीएस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी हमने देखा न्याय को देखा, इसके बाद हमने देखा स्वतंत्रता। तो न्याय कितना? 3 प्रकार का। न्याय कितना है? 3 प्रकार की बात हम लोगों ने किया। हम लोगों ने क्या? भारत का संविधान कह रहा है। और स्वतंत्रता की बात हम करते तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन-कौन सा है भाई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, लाइन देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए समता कितने प्रकार की है भाई? प्रतिष्ठा का भी और अवसर का भी। चलिए, अब ये प्रश्न पूछता है कि कितने प्रकार की समता की बात करता है? तो क्या आप आंसर होगा आप लोगों का? 2 प्रकार हुआ। जी, विवेक बाबू, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, विवेक सर भी जुड़ चुके हैं, जो किरण अकेडमी में पढ़ाते थे और अभी ये रेलवे में पोस्टेड हैं। ध्यान देना है कि अगर हम ये बात करें, तो अभी हमने देखा कि न्याय, स्वतंत्रता और समता, 3 बात हम लोगों ने देखा और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का निकाल लें, वहाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद तथा उन सब में देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, करने के लिए नहीं, कराने के लिए ये संविधान दे रहा है ये।
कराएगा खुद संविधान तथा उन सब में किसका? व्यक्ति की गरिमा। ध्यान देना है, व्यक्ति की गरिमा। क्या है? व्यक्ति की गरिमा। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब देखिए, अब ये आया बंधुता। अब इसी प्रस्तावना में अगर हम चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, बंधुता शब्द का इस्तेमाल किया गया। हाँ कि ना? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, क्या चीज करने के लिए? बढ़ाने के लिए। दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कब? 26 नवंबर 1949। डायरेक्ट यहां से प्रश्न आता है बुतरू सब, ठीक, कि 26 नवंबर 1949 है ना, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दिख रहा आप लोगों को? जी, आप लोगों को दिख पा रहा है? जो बता पा रहा हूँ, क्या दिख पा रहा है सारा चीज? एक बार क्लियर बता दे हमें। क्या स्क्रीन पर आप लोगों को क्लियर दिख पा रहा है? जी, आगे चलें। तो अब इसलिए याद रखना जरूरी है, पूरा भारत का जो संविधान का है, जो हम बात करते हैं प्रेम्बल या उद्देशिका की हम लोग बात करते हैं, प्रस्तावना जो हमारा है, उसको पूरी तरह से एक बार हम मैसेज करें, दिख रहा है सर? हाँ ना रोहित, एक बार जो भारत का संविधान जो अभी हम हिंदी में जो डिटेल समझा रहे हैं, क्या आप लोगों को दिख पा रहा है? ये सब जो इतना लिखे हैं, आपको दिख रहा है आप लोगों को? जी, रोहित एक बार मैसेज कीजिए। जी, जितना मैंने अभी लिखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ, ठीक है। इसीलिए तो पूछ रहा था मैं, जितना मैंने हिंदी में अभी। अच्छा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा। अब दिख रहा है, देखिए तो। अब दिख रहा है? चलो फिर। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आप सभी को। हाँ, ठीक है फिर। ध्यान दीजिएगा। तो अब जो यहाँ उद्देशिका की बात हम लोग करते हैं, अब इसको याद रखना बहुत जरूरी, इसलिए मेरे साथ आप लोग जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, हेडफ़ोन अगर लगाए हुए हैं तो हेडफ़ोन पे, या तो अपने रूम पे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर पूरे बोलिए अपने साथ, तो भी याद हो जाएगा, है ना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी तरह से याद होना चाहिए सीक्वेंस में। अब अगर पूछेंगे सर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं दूसरा पॉइंट समझाता हूँ इसका। जी, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, यही प्रश्न आता है बुद्धरू साहब, ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, यहाँ से आ जाता है कि आप अगर आप इसको कर रहे होंगे, अगर याद करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा, ये लाइन बाय लाइन पूछता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पूरा सीक्वेंस पूछता है कि सही क्रम क्या है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी होता है, पंथ निरपेक्ष, अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। और कहीं अगर याद नहीं रहेगा तो इसमें कहीं भी आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कितने प्रकार स्वतंत्रता की बात करता है? 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। क्षमता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की। बहुता की बात करते हैं तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बहुता बढ़ाने के लिए। और डेट लागू होने का डेट क्या है? 26 नवंबर। इसीलिए इसी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। दिलीप जी, चलिए, जुड़ चुके हैं दिलीप जी। तो ये इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज अंग्रेजी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बस इंग्लिश में ही याद रखना है कि भाई जो हम लोग कह रहे थे स्वतंत्रता के, अच्छा कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ देखिए, जो न्याय की बात कर रहे थे, जस्टिस, देखिए यहाँ लिबर्टी, यहाँ फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी है। लिबर्टी और फ्रीडम में दोनों बहुत अंतर है। यहाँ पर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। लिबर्टी का मतलब होता है कि भाई मानसिक रूप से ही आपको मिलेगा, आपके विचार में कोई किताब लिखे जो करना कीजिए, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, विश्वास कीजिए, है ना। तो विश्वास है और जो भी आपका विचार है और जो आप आस्था इस पर रखते हैं उसको कीजिए, लेकिन भाई ये आपका लिबर्टी है, ना कि फ्रीडम। अगर फ्रीडम होता तो मान लीजिए कोई कैदी आदमी है, बोलेगा भाई हमको संविधान हमको दिया है, फ्रीडम दिया है, हमको क्या दिया है, हमको स्वतंत्रता वहां से दे दिया है, पूरी तरह से भाई स्वतंत्रता दे दिया है, तो भाई वहां से क्या करेंगे। लेकिन कौन सा यहाँ फ्रीडम अगर वर्ड आता, इस्तेमाल होता, तो हो जाता गड़बड़। इसलिए लिबर्टी है, फिजिकली नहीं होगा, ये आपका मानसिक रूप से होगा। तो अगर कोई जेल में बंद हो के भाई कि हमारा संविधान दिया है फ्रीडम हमको, हमको छोड़ो, तो दिक्कत हो जाता। इसलिए लिबर्टी शब्द जो संविधान बनाने वाले थे, बड़ा ही सोच समझ करके इस्तेमाल किए हैं। ऊपर देखिए वी द, एक बार अंग्रेजी वाला देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ वी है, ये डब्लू है, ये we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, क्या दिया है, जस्टिस, कितना प्रकार का भाई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो यही न्याय की बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या, फ्रेटर्निटी, बंधुता, है ना। कहता है एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर
Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. समझ में आया? तो ये इंग्लिश वाले याद कर लेंगे। तो ये दिमाग में बिल्कुल रखना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 4 शब्द बिल्कुल याद कर लेंगे बढ़िया तरीका से। अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हर जगह। इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा था, एक सेकंड। अब देखिए, दिख रहा था, अब दिख रहा है। अब दिखने लगा। चलिए, तो इंग्लिश में अब दिख रहा होगा। तो यहां पर भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जस्टिस की बात हम लोग कर रहे हैं, लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का आया। तो सेम चीज है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बंदे होंगे वो बिल्कुल ही इसको देख लेंगे। और सेम चीज इंग्लिश हिंदी में एक बराबर है, लेकिन क्या है वर्ड का, देखिए यहाँ फ्रीडम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, लिबर्टी शब्द ही विशेष ध्यान रखा जाए, है ना। इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है। तो यहीं से प्रश्न आपको उठा के पहली बार में एकदम बिल्कुल याद कर लें, कंठस्थ कर लें। आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाए, कभी एग्जाम में जाएंगे आपको ये मिल जाएगा। और यही नहीं, ये आपको लगभग लगभग हर जगह पूछेगा ये जो प्रश्न है प्रेमबल से, है ना, प्रस्तावना से, यह लगभग लगभग जगह आपको मिलेगा। तो पूछा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा ये। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। प्रेमबल को याद कर लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेमबल जो है ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ध्यान है, नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स और बना के मैंने रखा है इसको, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है ये स्वतंत्र भारत के ये पहले क्या हुए, प्रधानमंत्री हुए, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, कब, 13 डेट को याद रखना है, बोला 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके क्या क्या कर दिया गया, संविधान की प्रस्तावना या उसी को उद्देश्य का बना दी गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए यहाँ 4 और 2 कितना होता है, 6, इसमें लास्ट में कितना, 6 है, याद रखना है। तो 1976, है ना, 1976 42वां संविधान संशोधन जो है, यही जो 4 और 2 6 मिलके यहाँ 76 याद रख लेना है लास्ट में। बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो क्या कर लेना है, याद कर लेना है। द्वारा उद्देशिका माने कि प्रेमबल में, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सो प्लीज इसे याद कर लेना है आप लोगों को। जी, स्क्रीन पर दिख रहा है सारा चीज, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है आप लोगों को।
तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और कौन सा अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, जो क्या करना है आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? आगे चलें। तो यहां से प्रश्न पूछता है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। जी, भारतीय संविधान, नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये टूक हटा देते हैं। उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक साथ होगा ये ना, एक साथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो ये भी क्या कर लेंगे, याद कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, उद्देशिका ने भारत के संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ये भी क्या करना है, याद कर लेना है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसके द्वारा? तो ये कह रहे कौन? कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा। ये डायरेक्ट कि हम अब ये पूछेगा कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन किसका है? तो किसका है? कृष्णा स्वामी अय्यर जी का है। नेक्स्ट, के एम मुंशी के अनुसार, अब के एम मुंशी ने क्या कहा है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये किसने बोला है? तो के एम मुंशी साहब ने ये बात बोला है। याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा तो ये जन्म कुंडली शब्द अगर आता है तो भाई जन्म कुंडली में याद कर लेना है कि मुंशी साहब ने बोला है। और कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या बोला है कि हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये लाइन है कृष्णा स्वामी अय्यर जी का। इसके अलावा यहाँ मैंने बोल्ड लाइन में लिखा है कि प्रस्तावना को
संविधान की आत्मा कहा जाता है? अब ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और होलसेल में पूछा है ये प्रश्न को, और वो जो हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन वाला जो ये वाला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना में जो जोड़े गए हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द, ये बहुत बार पूछा गया है और ये ईस्वी भी कभी-कभी पूछ देता है। आगे चले हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, ये भी उसी तरह से पूछा है। नेक्स्ट कहता है कि बी आर अम्बेडकर ने, इसने बी आर अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। ये खूब स्टेटमेंट पूछता है, खूब पूछता है। क्या मुंशी ने और ये उद्देशिका को जन्म कुंडली उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री भी कहा है, जन्म कुंडली भी कहा है, जन्म पत्री भी कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा क्या है, ध्यान दीजिएगा, सुभाष कश्यप की पॉलिटी की पुस्तक आती है, भारत का संविधान आता है इनका, है ना, लेकिन बहुत ही भारत का संविधान, लेकिन बहुत ही टफ लैंग्वेज में, यानी कि उसको समझने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। सुभाष कश्यप का एक भारत का संविधान पुस्तक ये लिखे हैं, मार्केट अवेलेबल है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है। क्या है? संविधान क्या है? शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। समझे? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किनका है? सुभाष कश्यप सर का है। ये क्या कर लें आप लोग, याद कर लें, ये हमेशा आपको काम में आएगा। चले आगे। तो एक और लाइन आता है बी आर अम्बेडकर के संबंध में कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। आया? एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है। आगे बेरूबारी वाद 1960, ये कभी कभी ना ये डायरेक्ट पूछ देता है कि बेरूबारी वाद यानी विवाद जो था वो कब आया था भाई? 1960। डायरेक्ट ये प्रश्न यहाँ से पूछ देता है। में उद्देशिका को संविधान का अंग, ध्यान देना है, नहीं माना गया था। जी, अगर ये प्रश्न पूछेगा कि कौन से वाद में उद्देशिका को या प्रस्तावना को या प्रेमबल को संविधान का अंग नहीं माना गया था, तो बेरूबारी वाद में 1960 की घटना है ये। याद रहेगा सबको? ये बाबू उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सिविल सेवा में ऐसे प्रश्न उठा के डाल देता है। कहता है नेक्स्ट, प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अब ये नहीं रहे, डेथ कर गए हाल फिलहाल में, केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया है कि भाई क्या है? संविधान का एक भाग है, जो हमारा प्रेमबल है, जो प्रस्तावना है, जो संविधान का जो प्रेमबल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना जो संविधान का है, वो है किसका पार्ट है? संविधान का भाग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973। अब ये ईस्वी को उतने ही प्यार से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा और यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न जाके मिलेंगे वहां। जी क्लियर है? रोहित क्लियर है? एक बार आप लोग क्लियर कर दें। रोहित, दिलीप, विवेक जी, राजेंद्र, जितने लोग लाइव जुड़े हैं, क्लियर है? तो अब एक एक प्रश्न पूछेगा कि बेरूबारी बाद जो है कब आया था? 1960 में आया था। केशवानंद भारती पूछेगा, 1973 पूछेगा। ठीक है? और इसमें अंग नहीं माना गया था बेरूबारी में, लेकिन ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माना गया था। नेक्स्ट हमारा है, देखिए कि कहता है ये कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये आया था 1967 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है। के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, ये भी याद कर लेना है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय
ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी बात बोले, अगर हम लोग गौर करें तो संविधान में संविधान में कभी भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं करना है। बोला गया कि संविधान में कभी भी, है ना, नकारात्मक परिवर्तन नहीं करना है। नकारात्मक परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय समय समय पर बोला है भाई कि, है ना, इसके आधारभूत प्रस्तावना का या संविधान का आधारभूत ढांचा आधारभूत ढांचा में नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। अब ये आधारभूत ढांचा क्या होता है? ये समय समय पर आर्टिकल जो है अनुच्छेद 124 के आधार पर कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। ये उच्चतम न्यायालय ही बताएगा। ठीक। अब ध्यान देना है, जो मैंने अभी प्रस्तावना, अभी क्या क्या हमने देखा, अब तक हमने जो देखा वो प्रस्तावना को देखा। सिर्फ देखे कि भाई प्रस्तावना में याद करना, प्रस्तावना को याद करना जरूरी है, हिंदी वाले हिंदी में और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। अब देखते हैं कि जो बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रस्तावना से, केवल उन प्रश्नों को अभी लेते हैं। ठीक है। बीपीएससी का जो प्रश्न है जो पूछा गया है अब तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको, जिनके पास अभी कम समय, चूंकि 1 महीना ही बचा हुआ है, तो इस पुस्तक को घटना चक्र का पुस्तक कहता है। वो पूरा का पूरा बीपीएससी ओरिएंटेड है पूरी तरह से, और इसमें बीपीएससी में जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वैसे प्रश्नों को संकलित किया गया है। और जो नहीं खरीदे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जिनके पास अगर किताब होगा तो निकाल लें। यहाँ से कुछ प्रश्न है जो कि पूछे गए हैं और उनको मैं यहाँ ला रहा हूं अभी, जो केवल प्रस्तावना से प्रश्न पूछे गए थे। उद्देशिका से कुछ प्रश्नों को मैं ले रहा हूं, 7-8 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आप देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब ये क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पढ़ रहा हूं इसका। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणराज, लोकतंत्रात्मक गणराज की बात कर रहे थे, तो सेम लाइन पूछा कि नहीं पूछा? आप अगर यहाँ ध्यान दें, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से है, डायरेक्ट यहां से। तो ये लाइन क्या पूछा है? प्रभुत्व संपन्न, मैं यहां दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे होंगे कहां पर, जो इस जगह पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर देखिए, स्टार्टिंग में देखिए जी, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? एक बार यहां देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहीं से प्रश्न था। दूसरा, तो सेम यही प्रश्न पूछा गया है 2 बार। ठीक है, ये 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है, 1995 में और फिर 97-98, यानी कि रिपीट किया है। 95 वाला प्रश्न 97-98 में पूछा है। इसके अलावा अरेंज करने के लिए आया है 2008 में, 2008 में बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष।
तो फिर क्या अरेंज करना है? बस केवल आपको इस लाइन से अब तक 3 प्रश्न पूछे गए। यूपीएससी में 3 प्रश्न मिला आपको। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? अब यहाँ देखिएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, चूंकि ये ब्यासा हमने पढ़ा है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न था बीपीएससी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़े गए हैं? तो भाई साहब ये 42वां संविधान संशोधन, यहाँ से प्रश्न है। एज इट इज ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? फिर से है 42वां संविधान संशोधन में। पीपीएससी के सीडीपीओ में और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? आप सभी के पास विकल्प है, मैं आपको बता रहा हूं। मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची या संविधान की प्रस्तावना। अब आपको बताना है, फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? जी, बताएं आप सभी को। तो गौर कीजिएगा, ये पूछता है प्रस्तावना है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द यहाँ पर था ना बाबू, बताओ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिला आपको कि नहीं मिला? हाँ कि ना? क्या आप लोग सहमत हैं? ये इसी का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री में 2005 में पूछा गया था, संविधान की आत्मा। ये प्रश्न था आप लोगों का बीपीएससी का, जो प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग उठाते हैं उन प्रश्नों को जो सभी जगह पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में। ठीक है, जितने बच्चे लाइव हैं सभी सेशन को एक बार शेयर कर दें, और जो तैयारी करने वाले उन तक जरूर पहुंचाइए। जो तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे वाकई में तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल, और जॉब करने के लिए क्या कर रहे हैं, परेशान हैं और उन्हें अच्छी गाइड की आवश्यकता है, तो प्लीज एक बार इसे शेयर कर दें। अब हम लेंगे उन प्रश्नों को, खास करके जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। ये तो मैंने बीपीएससी के 9 प्रश्न को मैंने पढ़ा। अब देखते हैं कि यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि नहीं। बिल्कुल पूछा गया है। 1997 का प्रश्न लेता हूं एक, उसमें लिखा गया है, पूरी लाइन को पढ़ता हूं। यूपीएससी में 1997 में प्रश्न पूछा गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज खाली स्थान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या होगा लाइन बताइए? रोहित किम जोन कोरिया, खतरनाक नाम है भाई। सुजीत राय जी, कितना क्या भराएगा इस बीच में बताइए? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? तो क्या आप समझ सकते हैं? क्या ये जो लाइन है यहाँ देखिए, 20 नवंबर दिख रहा है आप लोगों को? कर्सर दिख रहा है? 26 नवंबर 1949 डायरेक्ट यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। कर्सर अगर दिख रहा होगा, जी, दिख रहा है यहाँ पर कर्सर, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो यहाँ से यूपीएससी में आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, आईएएस में 97 में। अब आते हैं यूपी मेंस में पूछा गया था। मैं सेम लाइन को पढ़ता हूं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? जब संविधान लागू किया गया था, तो उसमें से डायरेक्ट स्टेटमेंट में आंसर यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
स्टेटमेंट से आया, यहाँ देख लो। आया कि नहीं आया? आते हैं 2021 की एक प्रश्न को लेता हूं मैं। जी, बिल्कुल, सही है। अब 2021 की प्रश्न को लेता हूं, यूपीएससी आईएएस में प्रश्न पूछा गया है। कहता है, अब हम लोग थोड़ा अच्छा इसी में प्रस्तावना को ही हम लोग आगे रखते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ ये स्क्रीन पर दिखता रहे। अब हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न को यूपीएससी 2021 का जो था वो पढ़ दिया मैंने। नेक्स्ट है, फिर यूपीएससी में आईएएस में 2017 का प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, झलकता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति निदेशक तत्वों में या मूल कर्तव्य में? जी, आंसर करेंगे आप सभी लोग। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है, जो विचार है, किसमें झलकता है? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्वेश्चन समझ में आ पा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, है ना? 2017 का ये प्रश्न मैंने लिया, ये उद्देशिका इसका सही आंसर है। क्लियर है? तो भारत के के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में, प्रस्तावना में होता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान देना है, ये उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 2018 का प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, ध्यान से प्रश्न देना है, पूछना है भाई। ये जो प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सोच समझ करके आंसर करेंगे आप सभी लोग। उम्मीद है जितने बच्चे लाइव देख पा रहे होंगे, एक बार सेशन को एक बार शेयर कर दें। और ये बड़ा मजेदार वाला प्रश्न भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, उसी का आंसर है ये। क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, ध्यान देना है, कितने प्रकार का न्याय, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितने प्रकार का न्याय, कौमा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की फ्रेटर्निटी यानी बंधुता का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब ध्यान दीजिए, अब बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पूछा क्या चीज कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का बात किया गया है? तो 3 प्रकार का किया गया था स्वतंत्रता, 5 प्रकार का किया गया था, है ना? और समता 2 प्रकार का, बंधुता को मैंने नहीं बताया था। बताइए आप सभी को कितने प्रकार की बंधुता की बात की गई है? बताना आपको। जी, सभी लोग जितने लाइव हैं, सभी इसका आंसर करें। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में सब प्रश्न पूछा गया था कि भाई न्याय समझ में आया 3 प्रकार का, स्वतंत्रता तो भाई समझ में आया 5 प्रकार का, क्षमता 2 प्रकार का, लेकिन भाई साहब बताइए बंधुत्व कितने प्रकार का बात किया गया था? जी, जितने बच्चे लाइव हैं, एक बार सेशन को, और जो बाद में सेशन को देख रहे होंगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना है। ठीक? तो इसमें एक प्रकार का किया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का है ना? तो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी बंधुता कितना प्रकार का? एक प्रकार का बंधुता का बात किया गया है। ये बिल्कुल क्या कर लें, याद कर लें। अगला प्रश्न बीपीएससी में 1995 में प्रश्न पूछा गया था, जो उसी प्रकार से बीपीएससी 97 में प्रश्न जो पूछा गया था, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं। और अब देखते हैं हम लोग, झारखंड में, झारखंड का मेंस एग्जाम जब हुआ था, है ना, जेपीएससी मेंस में, जेपीएससी मेंस 2016 में जब मेंस हुआ था, उसी एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? ऑप्शन सुनिए। संप्रभुता क्या जोड़ा गया था?
3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन-कौन से जोड़ा गया था ध्यान दीजिए, तो आपको मिलेगा कौन-सा? गौर कीजिए, तो 3 शब्द जोड़े गए थे आपके ये वाले, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो संप्रभुता होगा? नहीं होगा। व्यक्ति गरिमा नहीं जोड़ा गया था। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष आया देखो, नहीं पूछा गया है ना? नी से जोड़ा गया था? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर था, यानी कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। क्लियर हुआ? तो भाई ये बिल्कुल क्या कर लें, इस संविधान की प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन में। भारत को, अब आगे देखते हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो कहां पर? संविधान में। अब अगला जो प्रश्न है वो ध्यान देना है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? जी, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? ठीक से, है ना? कब जोड़ा गया था? 42वां में जोड़ा गया था, इसलिए दिमाग में रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत दिख रहा है आप लोगों को? जी, समझ में आ रहा है? तो 1975 में चूंकि 42वां जो ये 3 शब्द जोड़े गए थे बाबू, वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ना 1976 में, तो 75 तो प्रश्न क्या था कि 75 ना बोल रहा था, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 75 में, तो भाई 75 में पूछ रहा है तो 75 में ये 3 वर्ड नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये याद रखना है। इसीलिए इसके पहले 1976 से पहले जो भी प्रश्न विकल्प अगर आता है तो वो उसका आंसर आएगा, तो फिर ये नहीं होगा, मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में प्रश्न पूछा गया था। 2019 का प्रश्न था, इस भारत संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ठीक, अब ध्यान देना है। ऑप्शन ये लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला था, उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न था, 2003 का प्रश्न था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो हम लोग भाई देखें कि कौन सा है, 42वां संविधान में ये संशोधन हुआ था, जो इसमें उद्देशिका में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, है ना? चले आगे। समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। उत्तराखंड में फिर प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है बाबू, लेकिन ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। आंसर था 42वां। उसी प्रकार से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित किए गए थे, तो भाई वो भी इस प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? उसका भी आंसर 42वां संविधान संशोधन होगा। आपको यकीन होगा ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश सेवा में, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2010 में, 1991 में और फिर 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। उसी प्रकार से आगे हम लोग देख लेते हैं। तो बीपीएससी में तो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न था 94 में, 39वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से यहाँ से शुरुआत होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे चलें। हम भारत के लोग प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अब हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब आप देखिए, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कहाँ पर? ये हम भारत के लोग है। मैंने पहले बोला था कि ये संविधान का प्रस्तावना अगर पढ़िएगा, याद रहेगा, तभी ये बहुत अच्छा हो पाएगा। तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारत संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। जी, क्लियर है? आगे चलें।
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। तो सार्वभौमिकता इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या? सार्वभौमिकता। आगे, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है ना यहाँ पर, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ देखिए यहाँ पर है ना, पंथ निरपेक्ष वाला बात जो करते हैं हम लोग, है ना? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का इसका भाव क्या है, मीनिंग क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब मिलेगा। सब अपने-अपने आस्था के अनुसार, अपने-अपने धर्म के अनुसार क्या करते हैं? आचरण करते हैं। निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है ना? ये भारत। अब ऐसा प्रश्न है आपको, उत्तर मध्य प्रदेश में पूछा गया है। कहा है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब देखो, उद्देशिका में नहीं है, तो भाई साहब आप देखिए ध्यान से, अगर गौर कीजिएगा तो आपका उद्देशिका प्रस्तावना तो यहीं पर है। अब कौन सा नहीं है? समाजवादी है बिल्कुल है। पथ निरपेक्ष है, बिल्कुल है। प्रभुता संपन्न है, बिल्कुल है। लोक कल्याण, क्या लोक कल्याण है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। तो आप बताइए क्या इसकी प्रासंगिकता या रिलेवेंसी है या नहीं है? तो भारत के संविधान का प्रेम्बल या प्रस्तावना उद्देशिका में प्रश्न से प्रश्न पूछा जाता है। जोहार झारखंड जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चले आगे। तो अब मैंने बोला था पहले कि भाई इसको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रहेगा तभी आपको फायदा होगा। प्रस्तावना से समझ में आ गया, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं? भाई फिर से पूरा याद कर लो, अदरवाइज आप धोखा खाने वाले हैं। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। तो ऑब्वियस सी बात है, संघीय नहीं होगा। संघीय होगा? नहीं होगा। आगे देखते हैं। यूपीएससी में 2017 में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए आपको स्क्रीन पर प्रस्तावना दिख रहा होगा। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भाई स्वतंत्रता यहाँ पर देख रहे हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात हम लोग किए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पर है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, स्वतंत्रता, गौर कीजिए। तो कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, विश्वास का बिल्कुल है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता है? क्या? देखिए यहाँ कहीं पर है, विचार मिला, अभिव्यक्ति मिला, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता है? क्या आर्थिक स्वतंत्रता का बात किया गया है? नहीं किया। माने यूपीएससी में 2017 में प्रश्न पूछा गया था और उत्तर प्रदेश में 2008 में कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का बात नहीं मिलेगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में क्या उल्लेखित नहीं है? क्या नहीं है? सामाजिक न्याय है, बिल्कुल है न्याय, सामाजिक न्याय हो जाएगा। आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय। क्या न्याय में 3 ही प्रकार का न्याय था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है। धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक न्याय, इसी की बात ये नहीं करता है। कथन स्टेटमेंट है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू, संविधान के अंग नहीं थे, भी दिमाग में रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? जी, संविधान की आत्मा है। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, याद कीजिए, बोले थे। और ये प्रश्न होलसेल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? होलसेल में। उत्तराखंड सिविल सेवा में, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी यूडीए एलडी यानी कि जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, अपर डिवीजन क्लर्क है, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो ये संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? तो उद्देशिका को बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार है।
2006, 8, 8 में 2 बार, फिर आता है 12 में, फिर 13 में, 2013 में, 15 में प्रश्न पूछे गए हैं। अब आइए जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली जी किसने कहा था? तो के एम मुंशी साहब ने। अभी हमने यहाँ देखा था जन्म कुंडली जन्मपत्री। आगे देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। हमने यहाँ कहीं देखा होगा पवित्र दस्तावेज। है ना? किसने बोला? देखिए, ये प्रश्न था मध्य प्रदेश सिविल सेवा में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान को किसको? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। किसमें किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी वाद 1960 में। ये उत्तर प्रदेश मेंस का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न था, 2017 का प्रश्न था ये। तो बेरूबारी हो जाएगा। यहाँ पर बोला कि भाई, है ना, उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। चलिए आगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? जी, कब प्रस्तुत किया? बताना आपको। इसका सही आंसर था बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बताया था। है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जो है ने अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि भाई उद्देशिका जो है संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का क्या है? मूल लक्षण है। यह प्रश्न था उत्तर प्रदेश 2012 का प्रश्न पूछा गया था। अब अगला जो प्रश्न हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कौन सा? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा था? तो ये केशवानंद जी। कौन सा प्रश्न था कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में किया था। कब? 1976 में। याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकारों अधिकार की बात, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों का अध्याय में। ये था। ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? फिर से वही है। आंसर हो जाएगा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला भाई 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सा न्याय है? तो सामाजिक, कौन था? सामाजिक, ध्यान दीजिए, था ना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वही इसका आंसर हो जाएगा। कहता है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय तो मिला नहीं था। न्याय में कहीं आर्थिक था? सॉरी, हाँ, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक था। तो बोलता है कि इसके अलावा कहाँ मिलता है? तो कहता है उद्देशिका में और हमारा डीपीएसपी है जो राज्य की नीति निर्देशक
सिद्धांत है वहां मिलता है। यूपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये इसका सही आंसर था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारा आज हम लोग सिर्फ क्या देखे हम लोग कि जो प्रस्तावना जितने प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने आज एक सीरीज में देखा। प्रयास करूंगा कल पॉलिटी के और कुछ प्रश्नों को ले आऊं। ठीक है, अभी विधानसभा का है, अभी माहौल बना हुआ है, तो प्रयास करूंगा कि कल वाले सेशन में हम लोग विधानसभा को, या हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ विधानसभा को ही देखेंगे, है ना, क्योंकि अभी ज्वलंत मुद्दा है अभी। तो कल की जो क्लासेस होगी, कल मैं जो क्लास लेने वाला हूं, कल जो क्लास होगा टॉपिक पढ़ के आए आप लोग, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, है ना, क्या कर लेंगे, राज्य विधान या राज्य सरकार का, है ना, राज्य सरकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल देखेंगे राज्य सरकार, चूंकि अभी क्या है, पूरा पूरी माहौल अभी गर्म है कि नहीं गवर्नमेंट का। तो क्या है, कल हम लोग देखेंगे विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक, क्योंकि झारखंड में है तो विधानसभा, और विधानसभा चुनाव है हो रहा है 13 और 20 नवंबर को, विधानसभा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ विधान परिषद तो नहीं है, केवल राज्यपाल है। तो कल हम लोग टॉपिक रहेगा राज्य सरकार का, यही दो टॉपिक रहेगा, है ना। तो प्रयास करेंगे कल विधानसभा के बारे में डिटेल बता देंगे, और राज्यपाल के बारे में भी टाइम मिलेगा तो यही टॉपिक कल का रहेगा। और इसे जितने एमसीक्यू होंगे वो भी मैं, जितने भी सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न है, चाहे वो जीपीएससी में प्रश्न पूछा गया हो, चाहे वो बीपीएससी का प्रश्न हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी का प्रश्न हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, या फिर आरपीएससी का हो, ठीक है, या एमपीएससी का हो, या सीएचएच पीएससी का हो, है ना, ये सारा हम लोग कल देखने वाले हैं। याद कीजिएगा कल का टाइमिंग यही रहेगा, 9 बजे ही रखते हैं, या 8 या 9 बजे, 8 बजे रखते हैं, है ना, 8 बजे नहीं, कल का टाइमिंग को चेंज किया जाए थोड़ा, या तो 10 बजे रहने देते हैं, 10, है ना, 10 AM, ठीक है। ये टॉपिक कल का है, कल हम लाइव होंगे, कल लाइव क्लास इसी पर मिलेगा। और जो नए बंदे हैं इस चैनल को, यानी कि द सूरज एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो नए हैं, जो बच्चे हमको लगातार यूट्यूब पर देखते आए हैं, बच्चे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और जब भी समय मिलेगा मैं डिस्कशन क्लास भी लेके आऊंगा, डिस्कशन भी करवाऊंगा इसी पर, इसी चैनल पर मिलेगा आपको, द सूरज एकेडमी, जो आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रॉल होगा, द सूरज एकेडमी, ठीक है। तो ध्यान देना है, कल का टॉपिक रहेगा हमारा विधानमंडल का, और हम सारे प्रश्न इसी प्रकार से आज जैसे मैंने लिया, प्रस्तावना को बताया, और फिर जितने प्रश्न आए थे अब तक में सिविल सेवा में, उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन आज किए। तो कल का टॉपिक रहेगा विधान सभा, बिल्कुल अच्छे तरीके से करके आइए, पढ़ के आइए, जितने क्रॉस क्वेश्चन करना होगा कर सकते हैं, ठीक है। तो विधानसभा कल हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, पीपीटी बना पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं लिख लिख करके पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत, इतना बात जरूर कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, कितना बजे, तो कल 10 बजे मिलेंगे। और ध्यान देंगे अभी, चूंकि जो बच्चे बीपीएससी दे रहे होंगे, कौन सा बीपीएससी, तो जो 17th, है ना, 17th जो बीपीएससी है, उस पर गौर करें और उसको टारगेट करें, है ना। तो ध्यान देंगे जो बच्चे हैं वो इस पर लग जाएं, बीपीएससी एग्जाम चूंकि सामने है, और सारे प्रश्न को कल ही एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, विधानसभा जितना भी होगा डिस्कशन लाइव करेंगे। आप जो बच्चे जुड़ पाएंगे डायरेक्ट हमसे पूछेगा प्रश्न, वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उम्मीद है सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगेगा
तो एक बार हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप सभी। चलिए, यूथ आईएएस अकेडमी जी नमस्कार। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कल के रेगुलर क्लास में हम लोग कल 10 बजे हम लोग विधानसभा देखने वाले हैं और बढ़िया से देखना है कि कैसे-कैसे क्या समीकरण कैसे बनता है ना? त्रिकोणीय सरकार किसको बोलते हैं? गठबंधन सरकार किसको बोलते हैं? विधानसभा में कितनी सीटें यहाँ पर एससी-एसटी को दिया गया है? ओबीसी जनरल को कितना है? कहाँ से कौन-सा सीट आरक्षित है ना? और इसका हॉट सीट कौन-सा होगा? ये भी कल हम लोग देखेंगे। कल का डिस्कशन क्लास में, तो कल ज़रूर जुड़ें, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे हम लोग चूँकि समय रखें ताकि आप लोग सब फ्री हो जाएँ और ये मैसेज आप तक पहुँच जाए कि हम कल 10 बजे लाइव होने वाले हैं। रहा बात जो बच्चे अभी चूँकि एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही पैनिक हो रहे होंगे, प्लीज़ पेशेंस रखिए और सेंट्रल एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, अदर पीसीएस एग्ज़ाम हो, बिहार अच्छा वैकेंसी दे रहा है, तो वहाँ भी फॉर्म को भर सकते हैं। और हमसे जो प्रयास होगा इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ हूँ और प्रयास करूँगा कि जितना एक ऑथेंटिक और एक अच्छा जानकारी हो, मैं आप तक पहुँचाने का पूरा अपने तरफ से प्रयास करूँगा। जब-जब समय मिलेगा मुझे, मैं लाइव हो जाऊँगा, ठीक है? तो सुबह कल 10 बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं विधानसभा के बारे में। मेरा क्लास आज का कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि और हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप सभी? तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम फिर उसमें से आपके लिए कुछ कर सकें जो अपना एफर्ट हम लगा सकते हैं। है कि नहीं? ठीक है फिर, सभी को फिर अभी से लेते हैं विदा और कल मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए।